नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। और अब हम लोगों ने इतनी गणित का ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि हम फिजिक्स को जब स्टडी करेंगे या केमिस्ट्री को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग कुदरत से बात करने के लिए गणित की भाषा का सही वे में प्रयोग कर पाएंगे और उसके जरिए इन नेचर को समझने में हमें बेहद आसानी होगी, क्योंकि हम उसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं और साथ ही साथ उससे कम्युनिकेट करके, उससे बातचीत करके नेचर को समझने के लिए रेडी हैं, और जिससे कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात, हम इस दुनिया को इवॉल्व करने के लिए अपने आप को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे और इस दुनिया में विज्ञान का आनंद प्राप्त करेंगे। अब फिजिक्स की जो ये जर्नी होगी ना हमारी, ये शुरुआत होगी। हर चीज जब हम कोई चीज सीखेंगे तो उसकी शुरुआत सोचने के साथ होगी। सोचने के साथ हमें ऑब्जर्व करना होगा और ऑब्जर्वेशन के साथ हमें उन चीजों को नंबर्स के साथ मैप करना होगा, नंबर्स के साथ कनेक्ट करना होगा। और जब हम उन्हें नंबर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो हम वहां पर नंबर के फ्लोस को देखेंगे, उससे मैथमेटिकली बातचीत करेंगे और नेचर हमें अपने ज्ञान को, जो नेचर का अपना खुद का ज्ञान है, वो हमें प्रदान करेगा और हम नेचर के लॉस को समझ जाएंगे। एंड देन उसके बाद हम उनको यूज करके पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व किया करेंगे। अभी तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें कि वो लॉज हम लोग जानेंगे जो इंसान ऑलरेडी खोज चुका है और उसके जरिए उसने पूरी ह्यूमैनिटी को कैसे इवॉल्व किया है। लेकिन राइट वे में अगर सीखेंगे तो हम भी आगे चल के जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो भविष्य में उन चीजों को खोजेंगे जो आज तक खोजी नहीं गई है। और यही होगा हमारा विज्ञान को सीखने का सही दिशा और विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ने का एक सही मार्ग। तो उसी मार्ग पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिजिक्स के अंदर जब हम लोग शुरुआती दिनों में थे, मतलब इस दुनिया में इंसान ने जब सोचना स्टार्ट कर लिया था, जब उसने भाषा बना ली थी, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहा था, तो फिर एक वक्त आया जब इंसान ने नेचर से पहली बार कम्युनिकेट किया। और वो कम्युनिकेशन अनजाने में ही सही, लेकिन इंसानों ने करनी स्टार्ट करी। और वो कम्युनिकेशन शुरुआत हुई नेचर को नंबर्स के साथ एसोसिएट करने के साथ। और वो नंबर्स एसोसिएट करने के बाद हमने जो चीज किया, वो नंबर्स कैसे एसोसिएट करे, मेजरमेंट के सहारे एसोसिएट किया। और जैसे ही हमने मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, इंसान ने कुदरत से बात करनी शुरू कर दी थी और वहीं से इंसानों ने दूसरे जानवरों के मुकाबले तरक्की करनी शुरू कर दी थी। और सही से हमें यह भी पता चलता है कि कुदरत से बात करने से आप कितनी तरक्की हासिल कर सकते हो। जहां पर एक वक्त इंसान और जानवर बराबर कैटेगरी में खड़े होते थे या बराबर लेवल पर फॉल करते थे, जिस भी प्रजाति ने, चाहे वो इंसान की होती या जानवर की होती है, कोई भी होती, इंसान भी पहले जानवर ही था, जिस प्रजाति ने कुदरत से बात करना क्या जान लिया, वो बाकियों के मुकाबले कितना आगे निकल गया। तो जरा सोचो, इस भीड़ में यदि आप कुदरत से बात करना सीख जाओगे, पॉइंट को लॉजिकली कनेक्ट करो, यदि आप कुदरत से बात करना सीख जाओगे तो आप इस भीड़ से कितना आगे निकल जाओगे, जरा सोच के देखो। और इसीलिए सोचना सीखना ही असली शिक्षा होती है। तो सोचना, स्टडी करना और सोचना, और उसके बाद अपने आप आपकी तरक्की आपके पास खुद ब खुद चल कर आएगी। आपको उसके पीछे पूरी जिंदगी दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान ने जब मेजरमेंट की शुरुआत करी तो यह सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट नहीं था, इंसान का पहला कदम था कुदरत से बात करने का। और इसकी शुरुआत उसने ऐसे करी थी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम चीजों को खरीदते बेचते थे या एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया करते थे, तो उसके बदले, इसको हम लोग कहें कि हम गुड्स को शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ, तो उस चीज को शेयर करने के लिए कभी मुझे ज्यादा मिल जाए कभी मुझे कम मिल जाए, इस डर की वजह से इंसान ने पहली मेजरमेंट की शुरुआत करी थी, और वो थी वजन को तोलने की, कि क्वांटिटी को हम लोग तोलेंगे। और यहीं से हमारी मेजरमेंट की शुरुआत हुई थी। और दूसरी शुरुआत कि इतने हिस्से की जमीन मेरी है, उतने हिस्से की जमीन तुम्हारी है। यहां से एक और मेजरमेंट की शुरुआत हुई थी, जहां पर हमने जमीन की लंबाई और चौड़ाई नापना शुरू किया था। और इन मेजरमेंट को करने के लिए हमें एक पैमाना चाहिए था। ये खुद सोचो, लॉजिकली समझ आएगा कि यदि हमें मेजरमेंट करना है तो हमें एक पैमाना लेना पड़ेगा। हो सकता है उस जमाने में पैमाने अलग हो, आज के जमाने में पैमाने अलग है, लेकिन पैमाने को तय करने के पीछे जो लॉजिकल रीजन निकल कर आता है, वो ये निकल कर आता है कि पैमाना सबके लिए सेम होना चाहिए। यदि मैं एक पैमाना तय करूं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो स्टैंडर्ड तय करूं, कि मैं आज से इस पर्टिकुलर चीज को 1 किलो बोलूंगा, तो आज से ये 1 किलो है, और इसको तराजू में जब रखूंगा तो इसके वजन के बराबर जब कोई चीज आएगा तो वो 1 किलो कहलाएगा। इससे दुगने वजन का मान लेते हैं या वजन ज्यादा है, और इसके जैसा एक और बॉक्स मैंने यहां पर रख दिया, और तब जाके वो बैलेंस हुआ, तो इससे पता चलेगा कि वो 2 किलो का है। यदि यही बॉक्स और इसका आधे हिस्से पे वो बैलेंस हुआ तो हमें पता चलेगा कि ये 1.5 किलो का है। और ऐसे ही लॉजिकली सोचा जाए तो हर चीज इंसान कुदरत से अपने आप जानता जा रहा था। इंसान ने सोचा कि हमें
चीजें बराबर मात्रा में चाहिए, कभी कम ना मिल जाए कभी ज्यादा ना मिल जाए। जो देने वाला होता है वो सोचता था कि कहीं मैं ज्यादा ना दे दूं, जो लेने वाला होता था वो सोचता था कहीं मुझे कम ना मिल जाए। इसलिए इंसानों ने इन पैमानों को तय किया और शुरुआत हुई इंसानी दुनिया में मेजरमेंट्स की। और इसी मेजरमेंट्स के साथ हमने देखा, दो ही एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझें, तो एक तरफ हमें वजन नापना था और एक तरफ हमें लंबाई नापनी थी। इन दोनों मेजरमेंट के अंदर हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया? नंबर्स का इस्तेमाल किया। लेकिन इन नंबर्स के साथ यदि हम कहें कि वजन को भी यदि मैं एक नंबर देता हूं और लंबाई को भी मैं एक नंबर देता हूं, तो ये दोनों नंबर डिफरेंट नहीं लग रहे हैं। यदि मेरे पास 1 किलो का सामान है, लेकिन मैं किलो ना बोल के बोलूं 1 यूनिट सामान है मेरे पास और 1 यूनिट लंबाई की जमीन है मेरे पास, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और यही से हमें समझ आया कि हमें इन नंबर्स के साथ सिर्फ ये नंबर्स काफी नहीं है, इन नंबर्स के पीछे यूनिट को भी डिफाइन करना होगा। और यहीं से निकल कर आया कि अगर हम वजन बोलेंगे तो हम किलोग्राम लगाएंगे। उस जमाने में पैमाना अलग था, ये चेंज होते होते आज का स्टैंडर्ड है, ठीक है। और यदि हम लेंथ नापेंगे तो हम उसे मीटर बोलेंगे, ताकि इससे हमें उस क्वांटिटी का भी पता चले और क्वांटिटी के साथ ये भी पता चले कि ये किसके लिए है। और यही से आया कि ये नंबर्स होते हैं आपकी क्वांटिटी, और ये जो पीछे आपने लिखा है ये कहलाएंगे आपकी यूनिट्स। और क्योंकि अब इनके स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, इसलिए इनको स्टैंडर्ड यूनिट्स बोला जाता है। एज सिंपल एज दैट। देखो, आसान सी भाषा में ये बात हमें समझ आ रही है। अब बात करते हैं कि जब इंसानों ने मेजरमेंट करनी स्टार्ट करी, तो ये जो चीजें हम लोग इन चीजों का ऐसे डेफिनेशन याद करते हैं कि आगे वाली चीज क्वांटिटी है, पीछे वाली चीज यूनिट है, ये हमारे कॉमन सेंस से ही हमें समझ आ रही है कि ये डिफरेंट चीजों को चीजों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए होता है। कि भैया सिर्फ वन से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये वजन बता रहा है या लंबाई बता रहा है या समय बता रहा है, नहीं पता चलता है। लेकिन एक यूनिट की मदद से ये पता चल जाता है कि ये क्या बता रहा है, इसलिए यूनिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे लिए स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि वो पैमाना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बनाया गया है। अब यदि मैं इस पैमाने के बारे में सोचूं, तो पैमाने की खासियत को अगर मैं सोचना चाहूं तो लॉजिकली वो क्या होनी चाहिए? पैमाने की खासियत ये होनी चाहिए, मान के चलो कि मैं इसकी जगह एक मिट्टी का शेप ले लेता हूं, एक मिट्टी का बॉल ले लेता हूं, मान लेते हैं एक मिट्टी की बॉल ले लेता हूं। लेकिन यदि मैं उस मिट्टी की बॉल को 1 किलो के पैमाने की तरह यूज करूंगा, तो समय के साथ उसमें जब हवा चलेगी या कुछ भी होगा, मिट्टी धीमे धीमे झड़ती रहती है और धीमे धीमे क्या होगा, शेप शायद वैसा ही रहे लेकिन वो साइज में छोटा होता जाएगा। और होगा क्या कि जिस मिट्टी के बॉल को मैंने 1 किलो का पैमाना माना था, आज वो छोटा हो गया है और अब वो 1 किलो का नहीं रहा। तो इस वजह से यदि मैं उसको तराजू में रख के तोलूंगा, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी? उससे ये प्रॉब्लम आएगी कि जहां पहले 1 किलो में मुझे ज्यादा दाल मिल रही थी या चावल मिल रहा था, अब मुझे वही 1 किलो, क्योंकि स्टैंडर्ड ही आपका चेंज हो गया है, जो कि आपको शायद नजर ना आया हो या आपको पता ना चल रहा हो। जब वो सिग्निफिकेंट चेंज आएगा उसमें तो आपको पता चलेगा। और वही सिग्निफिकेंट चेंज देख के ही इंसान ने समझा कि भैया आपका जो ये पैमाना होता है ना, यानी कि जिस चीज को आप एज अ स्टैंडर्ड ले रहे हो 1 किलो, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये समय के साथ इसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसलिए आपके जो ये पैमाने होते हैं यानी कि स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आपके इनवेरिएबल होने चाहिए। अब बताओ, ये बात क्या हमें नोट्स में लिखने की जरूरत है? ये तो ये समझ वाली बात है कि हम में कितनी समझ है, उस समझ से हमें ये समझ आता है कि आपके स्टैंडर्ड्स इनवेरिएबल होने चाहिए। तो ये थी इंसान की वो इतिहास जहां पर इंसान ने मेजरमेंट को शुरू किया था। और यही से हमें समझ आया कि स्टैंडर्ड्स बनाने क्यों जरूरी हैं, स्टैंडर्ड्स का इनवेरिएबल होना क्यों जरूरी है, यूनिट्स क्या होते हैं और उनके आगे नंबर्स क्या दर्शाते हैं, और इन नंबर्स के फ्लो को देख के ही इंसान आगे चल के इस कुदरत के लॉज को समझेगा। मेजरमेंट वो पहली चीज थी जब इंसान ने कुदरत से पहली बार बात करी थी नंबर्स के जरिए, और भविष्य में इन्हीं नंबर्स के फ्लो को देख के उसने नेचर के लॉज को समझना स्टार्ट किया था। सो लर्निंग यहां से ये मिलती है, एक इंसान जो पहले जानवरों के बराबर ही था, सिर्फ उसने कुदरत से क्या बात करी, वो बाकी प्रजातियों से कितना आगे निकल गया। और यहीं से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम भी नेचर से बात करना सीख जाएं, तो इस भीड़ से हम कितना आगे निकल जाएंगे। इस पॉइंट को याद रखना, यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो कि विज्ञान के इतिहास ने हमको आज सिखाया है। अब देखो, अब इंसान ने मेजरमेंट करनी स्टार्ट कर दी और मेजरमेंट को ही देखना स्टार्ट किया, तो उसको समझ आया कि यार मेजरमेंट को भी स्टडी किया जा सकता है। और मेजरमेंट को स्टडी करते करते उसने स्टार्ट किया प्रिसीजन। हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है कि यार अगर मैं 1.5 किलो चावल खरीद रहा हूं, तो क्या वो मुझे पूरा 1.5 किलो मिल रहा है या फिर 1.48 kg मिल रहा है?
कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। उसने नंबर्स को डेवलप करना स्टार्ट किया तो उसने सोचा यार 1.48 भी लगभग 1.5 किलो ही तो है, चलो काम चल जाता है, ठीक है। या फिर मुझे कभी 1.53 केजी मिल गया तो थोड़ा ज्यादा मिल गया या थोड़ा कम मिल गया। तो इंसान ऐसे ही सिचुएशंस में फंसता था और कोई एक इंसान सोचता था कि कैसे मेजरमेंट के अंदर और ज्यादा प्रिसीजन लेकर आया जाए। प्रिसीजन लाने के लिए उसने सोचना स्टार्ट किया और सोचते सोचते इसने देखा कि यार मेजरमेंट में एरर्स तो हमेशा आते ही हैं। क्यों आते हैं एरर्स वो बताता हूं मैं। मान लेते हैं कि हम एक लंबाई को मेजर कर रहे हैं, लंबाई को मेजर कर रहे हैं और इस लंबाई को मेजर करने के लिए जो चीजें हैं हमारे पास, वो है हमारे पास मेजरिंग स्केल, ठीक है, मेजरिंग स्केल। लेकिन क्या ये मेजरिंग स्केल इनफ है मेजरमेंट करने के लिए? नहीं। मेजरिंग स्केल के बाद आता है वो इंसान जो उस मेजरिंग स्केल को यूज कर रहा है, क्योंकि एक मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ, जरा सोचना इस बात पे, सिर्फ और सिर्फ मेजरिंग स्केल से नहीं होती है, मेजरिंग स्केल और इंसान के साथ होती है। जरा सोचो कि एक इंसान की आंखें कमजोर हैं, इस पैमाने को सोच के देखो। एक इंसान है, उसकी आंखें थोड़ी कमजोर है, उसको अंक थोड़े धुंधले दिखते हैं। या फिर एक इंसान की, दूसरा इंसान है जिसकी आंखें बहुत अच्छी हैं और उसको चीजें बहुत ही फोकस्ड दिखती हैं। तो क्या इनके मेजरमेंट में सेम प्रिसीजन आ सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और फिर वो इंफॉर्मेशन जो मेजरिंग स्केल को यूज करने के लिए चाहिए वो एक इंसान के पास है लेकिन दूसरे इंसान के पास नहीं है, जिसकी वजह से आपके एरर्स आते हैं। अब वो एरर कैसे आते हैं कि यदि मैं इसके ऊपर एक स्केल रख दूं, यदि मैं इसके ऊपर एक स्केल रख दूं, जैसा कि मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, एक स्केल रख दूं, तो स्केल की अपनी एक चौड़ाई होती है और यहां पे प्रिसीजन की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं उस स्केल को ऐसे चौड़ाई में दिखा रहा हूं, आपको ज्यादा जूम्ड इमेज है, इस तरीके से दिखा रहा हूं। मार्किंग जो है वो इसके ऊपर बनी हुई है। और यदि यदि मैं कहता हूं कि लाइन मेरी यहीं तक है, मान लेते हैं लाइन मेरी यहीं तक है, मैं उसको रेड कलर से एक लाइन बना देता हूं, लाइन मेरी यहीं तक है और इसके ऊपर जो डॉट है, मेजरमेंट एक्चुअली में उसकी ये है। लेकिन इसी डॉट को यदि कोई इंसान यहां से देखेगा, यदि कोई इंसान ऐसे देखेगा, तो उसको मेजरमेंट की ये वैल्यू मिलेगी, जहां से आ जाता है आपके लिए ह्यूमन एरर। सोचो कितनी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व किया, लेकिन ये कोई बड़ी चीज, मतलब ऐसी भी नहीं है कि ऑब्जर्वेबल नहीं है, लेकिन जरा सोचा जाए तो यहां से यहां तक का जो एरर आया है वो सिर्फ आपके देखने की वजह से आया है। और इतनी बेसिक सी चीज की गलती हम लोग भी करते हैं आज के टाइम पे। हम लोग जब स्केल को यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग डेस्क पे बैठे होते हैं, मान लेते हैं क्लासरूम में, और हम लोग मेजरमेंट की लाइन ऐसे देख रहे होते हैं, हाँ 1.1 पे आ गया है, ठीक है। जबकि स्केल को देखने के लिए हमें एग्जैक्टली उसको परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर देखना होता है, तब हमारा प्रिसीजन ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर कि हम उसको साइड एंगल से देखें, मतलब थोड़ा साइड से देखें। तो यहां पे हमारी प्रिसीजन हो जाती है खराब और इसी से समझ आता है कि ये बन जाता है कौन सा एरर? आपका ह्यूमन एरर बन जाता है। अब इसी को कहते हैं ह्यूमन एरर। प्लस जो ये स्केल बनाया गया है, ये स्केल आपका एक डिवाइस है। जरा सोचो स्केल के ऊपर जो मार्किंग करी है वो किसने करी है? इंसानों ने करी है या इंसानों द्वारा बनाए गई किसी मशीन ने करी है? और वो मशीन किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है। अब इंसान अगर एरर कर सकता है तो वो एरर उसने मशीन को भी बाय डिफॉल्ट गिफ्ट कर दी है और वही मशीन ने वो एरर स्केल को गिफ्ट कर दी है। हालांकि इन मेजरमेंट्स में हमें इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, इतना ज्यादा प्रिसीजन की हमें डे टू डे लाइफ में नीड नहीं पड़ती है, इसलिए काम चल जाता है। बट यदि मैं बात करूं कि मुझे अगर चाहिए 100% एक्यूरेसी, तो 100% एक्यूरेसी हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि ये स्केल का जो ये पॉइंट था जिसको मैंने जिस डॉट के ऊपर अज्यूम किया, हो सकता है कि यदि मैं इसको जूम करूं तो जिस पॉइंट के ऊपर वो आ रहा था वो लाइन, वो उससे थोड़ा सा आगे हो। अगर मैं इस पॉइंट को जूम करूं तो ये लाइन के आगे थोड़ा सा निकल रहा है, ये इतना छोटा है कि मुझे आंखों से नजर आ ही नहीं रहा है। तो एक एरर तो मेजरमेंट में हमेशा देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यही से समझ आता है कि एरर आप जब मेजरमेंट करोगे तो आपकी सिचुएशन डिफाइन करेगी कि आपके लिए प्रिसीजन कितनी ज्यादा जरूरी है। यदि हम आज के टाइम की बात करें तो हम बहुत सी ऐसी चीजें मशीन्स के फॉर्म में बनाते हैं जहां पर हमें डे टू डे लाइफ से ज्यादा प्रिसीजन चाहिए। 100% प्रिसीजन तो हम कभी हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि मुझे एक रॉकेट बनाना है, ठीक है, एक्चुअल वाला रॉकेट जो स्पेस में जाता है, अगर मुझे वो बनाना है तो वहां पे मेजरमेंट की प्रिसीजन जो होगी एज कंपेयर्ड कि मुझे ये डस्टर बनाना है, अब ये डस्टर मेरा 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, क्या फर्क पड़ जाएगा 10.1 का बन गया तो। लेकिन अगर मुझे रॉकेट बनाना है जिसके अंदर हमें इन बातों का ध्यान रखना है, एक ईस्टर एग भी दे रहा हूं आप लोगों को,
जो ये नोजल है जिसमें हॉट गैसेस निकल रही हैं, ये नोजल का साइज हमारा सही होना चाहिए। यदि ज्यादा बड़ा होगा या फिर आप ऐसे समझो कि दो जॉइंट्स हैं, दो जॉइंट्स के बीच में एक सॉलिड बार है आपके पास, इसकी जो लेंथ है ना वो मान के चलो कि कुछ भी ले लेते हैं 1.73 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। अगर ये 1.74 का होगा तो यहां से यहां का डिस्टेंस तो 1.73 ही है, और यदि वो उससे ज्यादा है तो इस बार को यहां कंप्रेस होके बैठना पड़ेगा, यानी वो स्ट्रेस में रहेगा। और यदि जब रॉकेट चल रहा होगा तो उसमें जब गर्मी पैदा हो रही होगी तो गर्मी की वजह से ये ज्यादा फैलेगा, फैलेगा तो ये भी और फैलेगा ये भी, लेकिन यदि पहले से ही ज्यादा लेंथ होगी तो वो और ज्यादा फैलेगा, जिसकी वजह से ये बल्ज आउट कर सकता है और इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी 1.73 के मुकाबले ज्यादा होगी, तो ये बीच रास्ते में माल फंक्शनिंग के चांसेस को बढ़ा देता है। हालांकि मैंने ये वैल्यूज का गैप बहुत कम लिया है, बट आप बात को समझ रहे हो कि कहीं जगहों पर हमें प्रिसीजन ज्यादा चाहिए, वेरस कुछ जगहों पे जैसे हम ये बना रहे हैं या ये डिवाइस बना रहे हैं, इनमें प्रिसीजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो प्रिसीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कई जगहों पर, इसलिए मेजरमेंट को स्टडी करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसी को स्टडी करते हुए हमें यहां पर समझ आया कि एरर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, और इन चीजों में हम प्रिसीजन को और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आगे आने वाले आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट वो क्यों इतने सिग्निफिकेंट हो गए उनके ऊपर हो जाता है। फिर अगला आ जाएगा एरर को कैसे यूज करना है, हमें एरर की मेजरमेंट कैसे करनी है, और फिर आता है हमारे पास कि हम मेजरमेंट में प्रिसीजन को और कैसे बढ़ा सकते हैं। क्यों करना है हमें ये, क्योंकि हमारे पास मेजरिंग स्केल है तो हमारे पास एरर्स हैं, ह्यूमन एरर होता ही है, और ह्यूमन एरर की वजह से भी मशीन एरर आता है, और मशीन एरर सिर्फ ह्यूमन की वजह से ही नहीं आता है, कई बार मशीन में आए हुए फॉल्ट की वजह से भी आता है। कि एक मशीन है वो चल रही है, मान लेते हैं एक रोटरी डायल है, घड़ी को ही ले लेते हैं, घड़ी में गियर्स होते हैं। अब वो गियर्स जो हैं जब वो आपस में चल रहे हैं, एक दूसरे के बीच में चल रहे हैं, तो समय के साथ फ्रिक्शन की वजह से वो वियर एंड टीयर हो रहे हैं। वियर एंड टीयर का मतलब होता है जैसे खरोच लगा के थोड़ी थोड़ी परत उतारते रहोगे ना, इसको वियर एंड टीयर कहते हैं। यानी समय के साथ गियर का शेप बदलता रहता है, और घड़ी अपने प्रिसीजन को जो एकदम नई होती है तब उसमें प्रिसीजन शायद थोड़ी ज्यादा होती है, 100% कभी नहीं होती है। पहले नई होगी तो ज्यादा होगी, 100% नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे घड़ी घड़ी बूढ़ी होती जाएगी वो प्रिसीजन कम होता जाएगा। एक कार को जब आप खरीदोगे तो उसका गियर बॉक्स या कार का सारे मैकेनिज्म नई गाड़ी में कितना अच्छे से चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती रहती है चीजें फिसलती हुई नजर आती हैं, चीजों में एफिशिएंसी कम होती हुई नजर आती है। क्यों? क्योंकि वहां कंपोनेंट्स में वियर एंड टीयर हो रहा है। तो ऐसे ही मशीन एरर भी समय के साथ बढ़ता रहता है, जैसे ह्यूमन एरर बढ़ता है। जितनी अच्छी मेजरमेंट हम जवानी में कर पाएंगे शायद उतनी अच्छी मेजरमेंट हम बुढ़ापे में ना कर पाए। तो ह्यूमन एरर, मशीन एरर, इनका क्या संबंध है, इनको नेचर में ऑब्जर्व करके इनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और यही काम अब हमें करना है। और इसी से हम नेचर से बात करने के लिए और ज्यादा प्रिसाइज होते जाएंगे। जब हमें एयर को मेजर करना होगा, एयर को समझने की कोशिश करेंगे, लिक्विड को समझने की कोशिश करेंगे, फ्लूइड को समझने की कोशिश करेंगे, तो वहां प्रिसीजन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब हम नेचर में मोशन को स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पर हम वैल्यू को अलजेब्रा के फॉर्म में लेके चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमें स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना होगा जो कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर करते हैं, या फिर केओस को स्टडी करना होगा जहां हम रैंडम बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को जब स्टडी कर रहे होंगे, तो हमारे लिए प्रिसीजन जरूरी होगा। क्योंकि वहां पे जिन चीजों को आप स्टडी कर रहे हो वहां पे लोग या फिर पार्टिकल्स या फिर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जहां पे रैंडमनेस होती है वहां प्रिसीजन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मेजरमेंट को स्टडी करना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। सो मेजरमेंट क्या है, इसके जरिए इंसान ने कैसे कुदरत से बात करना शुरू किया, और आगे आने वाले 3 लेक्चर्स क्या होने वाले हैं आपके, ये आपको समझ आ गया है। और इस बात पे अब आपको सोचना है और कुछ नहीं, सोचना है बस इसके बारे में। इस चीज को आप खुद से, जो मैंने आज आप लोगों को बताया है, इस चीज को सोच के चीजों को अपने सराउंडिंग में देखना है। क्योंकि जितना देखोगे उतना ऑब्जर्व करोगे, और जितना ऑब्जर्व करोगे उतना सोचोगे, और सोचना सीखना ही असली शिक्षा होती है। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में आपको मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी थी, मेजरमेंट क्या है वो बतानी थी। अब आगे उसकी कंटिन्यूटी में जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो आपको पता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।